हाँ जल्दी आ जाइए लाइव पे जल्दी आ जाइए। तो हम बोलते थे सर अभी आ रही हूँ लाइव कर। नहीं चाय मंगाई है अभी आधी खत्म हुई, पूरी पी के जाओ। तो उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री जी आप ओमान आए हैं और बहुत सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि पलट गए, वो रुके, उन्होंने स्टे दिया, उस पे ही मुस्कुराते हुए बहुत बढ़िया। जन्मदिन ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। वाह वाह वाह। एक पत्रकार ने कहा कि सर, ऐसे चढ़ाने के लिए उनको बोला कि सर पीएम मटेरियल हैं आप बिल्कुल योग्य हैं कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने अपना वो जो पीक दान होता है वो उठाया थूका और बोला, पूछा कितने सांसद हैं मेरे? बॉस तो यहाँ है ही नहीं, बॉस तो गोवा में है। केक कटाने की होड़, यहाँ से कोई फ्लाइट लेके गया, कोई ट्रेन लेके गया, जिसका जो सिस्टम बन पाया वहाँ पहुंचा। किसका केक कटा किसका नहीं कटा पता नहीं, लेकिन टिकट तो बहुतों का कटा। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बाहर मर्सिडीज अपनी उतरते हैं फिर ऑटो लेके जो है पार्टी आला कमान के पास पहुंचते हैं या रिक्शा लेके पहुंचते हैं। माइक लगा तब तक वो चुपचाप सुन रहे। जैसे ही माइक उन तक आया ना, कितना पढ़े लिखे हो, कौन सी क्लास तक तुमने पढ़ाई लिखाई करी? उन्होंने कहा कि चिट्ठी आया था। मैंने कहा चिट्ठी कहाँ है? तो जैसे पूछा चिट्ठी कहाँ, वकबक आ गए। उन्होंने उधर होगा, इधर नहीं आया, उधर है कहीं पर। मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता का बाद में फोन आया, क्योंकि राहुल गांधी ने मंच पे ये बोल दिया कुछ ही देर में हम हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ेंगे। रिपोर्टर्स ऑफ एयर, हमने नहीं कहा था भैया। हाँ, ये बम बम की चर्चा भी बंद करो। नहीं इसने कहा था। क्या पीसी देखी राहुल की? हाँ, मेरे को तो लगता था हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन बम तो वो वाला आया चिटपुटिया दीवार पे ये फोड़ते ना बम बचपन बम में। का तो वो अभी लगेगा यार। चिटपुटिया बम नहीं चिटपुटिया बम नहीं आया, वो कहते हैं ना उसको लहसुन बम, आलू बम। फूक 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 फूक। अच्छा भाई लोगों अभी ये भूमि पटका और ये आलू बम और ये सारे बम की चर्चा बंद करिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं देश में उत्सव का माहौल शुरू हो गया है, यानी सेलिब्रेशन का सीजन, जिसमें बम पटाखे भी चलेंगे। दिवाली आएगी तब, लेकिन उसके पहले रावण वध होगा। रावण वध में भी बम पटाखों की आवाज होती है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक बम पटाखे बजने शुरू हो गए हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम उत्सव की। स्वागत है आपका रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। आज हम चर्चा करेंगे उत्सव की, बम पटाखों की, और इसके साथ ही नेपाल में जो कुछ हुआ है उन तमाम चीज़ों की, जिसमें हमारे संवाददाता, मैं शुरू करता हूं यहीं से, अमित भारद्वाज नेपाल में लगभग पखवाड़ा भर बिताकर लौटे हैं। वहाँ जब गए थे तो वहाँ पर भी बम पटाखे ही चल रहे थे, और जब आए हैं तो शांति हो गई है और एक अच्छा सुराज बहाल हो गया, ऐसी उम्मीद नेपाल वालों को लगती है। हमारे साथ मौसमी हैं। मौसमी हमारे शो में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि मौसमी के पास अंदर की खबरें भी होती हैं और बाहर की तमाम जानकारियां लेकर आती हैं। जैन जी की चर्चा है, राहुल गांधी से लेकर नेपाल से जैन जी की चर्चा। आज जैन जी के रूप में आए हुए हैं। हमारा तो पखवाड़ा चल ही रहा है। और इन्होंने वो संजय जी ये जेन जी और हम जेन एक्स हैं। टॉप टू टो, ये देखिए एकदम पूरा जैन जी का लुक है। कॉपी कर रहे हैं सर, कॉपी कर रहे हैं। ओरिजिनल आइडिया। राहुल हमारे साथ हैं। तो आज मैं इन चारों के साथ तमाम इन 3 टॉपिक्स पर किस्से कहानियां बताऊंगा, अंदर की खबरें ये सारे लोग बताएंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट संजय शर्मा, और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर, ऐसा रेडियो जिसे आप सुनने के साथ देख भी सकते हैं। नए जमाने का रेडियो है जेन जी। तो अब हम बात करें प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन, पूरे दुनिया भर से जितने बधाई संदेश आए वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसके पीछे जो इतना सारा कुछ हुआ उसमें अंदर के किस्से क्या हैं, तो इस पर हम सीधे चल पड़ते हैं पीयूष मिश्रा के पास, जो बताएंगे इतना बड़ा आयोजन हुआ, क्या यह स्वतःस्फूर्त था या पूरी तरह से सुनियोजित। देखिए, हर साल जब भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है संजय जी, तो फिर उसको बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ पर हैं, केंद्र सरकार भी खास तौर पर, मंत्री, अलग अलग मंत्रालय, इसको बड़े रूप में एक आयोजन के तौर पे बनाते हैं, और ऐसे ही इस बार भी हमको देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ जो मैं आज दर्शकों को बताऊं कि पुलवामा घटनाएं जो जब हुई, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद से ही सेलिब्रेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री
ने इस बार अपना जो जन्मदिन है वो पूरी तरह से डेडिकेट किया लोगों को, और वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का बहुत बड़ा केक कटिंग हो, सेलिब्रेशन हो और किस तरह का कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो। इसीलिए जब प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश जाने का तय हुआ कि वो धार जाएंगे, तो मेरी बात हुई एक सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनसे ये पता चला कि वहाँ की यूनिट, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य जाते हैं तो वहाँ की यूनिट, जो स्टेट यूनिट होती है, वो सेंट्रल यूनिट से बात करती है कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो वैसे ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और धार में एक बड़ा कार्यक्रम था और एक बड़ी स्कीम, जो हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री उसको देश को समर्पित करने वाले थे। तो देश जो राज्य की जो यूनिट है उसने केंद्र की यूनिट से पूछा कि कैसे इसको सेलिब्रेट करें, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी उस दिन है। तो ये उनको साफ निर्देश दिए गए थे कि आपको कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना है, केक कटिंग, रंगारंग कार्यक्रम या कोई ऐसा कोई नाच गाना टाइप ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जैसा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का साफ साफ ये निर्देश है। वो ये भी मानते हैं कि उनका जन्मदिन उनके लिए नहीं बल्कि देशवासियों के लिए ज़्यादा अच्छा हो। हम लोगों का बर्थडे होता है तो हम लोग एक एक दो दो दिन तक लोगों के मन में किलकारियाँ उठने लगती हैं कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, 12 तारीख रात के 12 बजे केक काटेंगे, अगले दिन पूरा सेलिब्रेट करेंगे, घूमने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिए है, प्रधानमंत्री के लिए, कि अपना जो जन्मदिन है वो डेडिकेट करें सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए। कई सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की। और अब आप सोचिए कि उनका जन्मदिन 17 तारीख को था, 17 से 2 अक्टूबर तक लगातार कई ऐसे काम हैं, जैसे कि देश में स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाएगा, जो राहत शिविर हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, उस तरह के कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इस तरह के काम होंगे। तो साफ निर्देश ये थे कि आपको कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना है, और वैसे ही हमने होता हुआ देखा और वही हुआ, और बस इस तरह की चीज़ें। तो मतलब सादा किंतु भव्य समारोह हुआ। और आमतौर से जन्मदिन होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं, लेकिन जब मुखिया का जन्मदिन हो, राजा का जन्मदिन हो, तो उस समय मतलब राजा तो कहना का अब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा कि पीयूष बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये सोचा हो कि सादा और भव्य समारोह ऐसा हो जिसमें जनता को लगे कि उन्हें रिटर्न गिफ्ट क्या मिला है। नहीं, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि देखिए ना आप सोशल मीडिया पे पूरे विश्व के तमाम जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, कितनी सारी मैसेजेस प्रधानमंत्री साहब को आते हैं। हमने भी प्रधानमंत्री साहब को विश किया, सभी लोग मतलब कि एक तरीके से उनका रिप्लाई भी आता है। मतलब कई बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद ही सोशल मीडिया पे मुझे भी रिप्लाई किया उन्होंने, मतलब कि एक शिष्टाचार के नाते। और जिस तरह से पीयूष बोल रहे थे, तो प्रधानमंत्री साहब के जो मुझे ध्यान है कि उनका जो अंदाज़ है वो एक तरीके से बहुत ही वो पर्टिकुलर रहते हैं कि क्या मैसेज जा रहा है, जनता के साथ क्या संवेदना व्यक्त करनी है, कब क्या करना है। मुझे वो वाकया याद आता है संजय जी, मतलब मेरा ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन, कवरेज तो हम लोग करते हैं लेकिन पर्सनली ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है। पर प्रधानमंत्री साहब का एक दौरा था विदेश का जो मैंने कवर किया था, ओमान में उनका टूर था, और वो हम मोजो से कवर कर रहे थे मोबाइल से। आजकल कॉस्ट कटिंग होती है तो कैमरा जाता नहीं है, तो फिर मोजो से ही करना पड़ता है सारी कहानी। और हालांकि वो आपको एफिशिएंट भी बनाता है। तो मोजो होता है मोबाइल जर्नलिज्म, तो मोबाइल से हम लोग कवर कर रहे थे। और प्रधानमंत्री साहब काबुकी स्टेडियम से होके मंदिर वहाँ पे था, वहाँ पे जा रहे थे। तो मतलब इतना उनका अलर्टनेस था कि वहाँ थोड़ी दूर पे भारतीय खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए, जो वहाँ पे ओमान में रह रहे हैं, और वो भारतीय खड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री साहब ने उधर देखा, वो जाने वाले थे मंदिर के भीतर, उन्होंने देखा दाईं तरफ कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री को आवाज़ लगा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब आए और आगे बढ़ते हुए फिर उन्होंने बिल्कुल पास आ गए, और हम लाइव पे थे उस समय। तो हम दूर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मंदिर जा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस तरफ आ रहे हैं। और बहुत ही इक्का दुक्का कैमरा, मतलब कि इंडियन जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, एक दो और थे जिनको मैं जानती थी, पर उस स्पॉट पे मैं ही थी शायद, या एक और होगा। और उनको दिख गया दूर से ही, सारे इंडियन से वो मिले, और मुझे लगा कि फिर वो मुड़ जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल हमारे मोबाइल के फ्रेम में वॉक इन कर गए।
मतलब ऐसा था कि हम डुअल फ्रेम में थे, प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा था टिक टैक चल रहा है, पर उसमें टिक टैक में प्रधानमंत्री जी का सिर्फ वेविंग का जवाब था। तो मैंने बड़ी हिम्मत, अब पत्रकार तो पत्रकार है, तो मैंने सोचा चलो क्या होगा, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तो फिर टिक टैक हो जाएगा वाकई में। तो मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी आप ओमान आए हैं और बहुत सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए आए हैं, तो क्या कैसा कार्यक्रम चल रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि पलट गए हों, वो रुके, उन्होंने स्टे दिया, उस पर ही मुस्कुराते हुए बहुत बढ़िया लोगों को बोला और मुड़ के चले गए। अगर मोजो नहीं होता मौसमी तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि प्रधानमंत्री आपके फ्रेम में आ गए हैं। ये बात तो ये है, ये बात सही है। इसीलिए कहते हैं कि जीतोगे तुम सदा अगर ये इरादा करो, अपने आप से अगर आज वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पे औरों से ज्यादा करो। और ये कहते हैं कि जन्मदिन ये तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। वाह वाह वाह। तो प्रधानमंत्री को लेकर जो लोग उनके नज़दीक रहे हैं या जिनका उनसे राब्ता रहा है नज़दीकी का, या जो बीजेपी कवर करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय कवर करते हैं, उनके पास भी कई तरह के किस्से होते हैं। अब जैसे पीयूष से हम जानना चाहेंगे कि जिस दिन उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान था तो कैसे धीरे धीरे पुटरिया खुली। धीरे धीरे की पुटेरे, मुझे लगता है पुटेरे खुली गई थी पहले ही। अच्छा, एकदम खुल गए थे, कुछ ना कह के भी बहुत कुछ हो गया था। हाँ। हुआ क्या, मैं वाकया बताता हूँ। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ, नाड़ी। हमें तो लग रहा था अरे ये कितना बड़ा हिंट मिल गया, लेकिन बाद में पता चला। बाद में पता चला हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ कि दरअसल कोई भी फैसला पार्टी करती है तो उससे पहले एक संसदीय दल की बैठक होती है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, माफ कीजिएगा। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो है बीजेपी की थी, और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर सभी जो नेता हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, वो सबके सब आए हुए थे। तो लगभग ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले सब लोग आ जाते हैं और बीजेपी दफ्तर के अंदर एक स्टेज लगा हुआ है जहाँ से हम लोगों को विजुअल्स रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। तो जैसे जैसे नेता आते हैं वैसे वैसे मुझे एक बाल्कनी सी है ऊपर, वो हाँ बालकनी सी जो ऊपर लगी हुई है, हाँ, जहाँ ऊपर चौबारे पे प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं, फिर वहां से भाषण। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे जैसे आते से कभी अमित शाह जी आ गए, नड्डा जी आ गए, तो उनसे हाय हेलो हो गया, हालचाल हो गया, तो वो तो अमूमन बात है। लेकिन जब सारे नेता आ जाते हैं तो उस दिन क्या हुआ, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में सारे नेता जब अंदर पहुंच गए, तब आखिरी में प्रधानमंत्री आते हैं और वैसे ही वो आए। जैसे ही आए प्रधानमंत्री, और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो छाता लगा हुआ था हम लोगों के ऊपर भी। तो अमूमन ऐसा होता है कि आए प्रधानमंत्री और सीधा अंदर चले गए, उनका स्वागत होता है, नड्डा जी उनको एक फूल देते हैं और हाथ जोड़ते हैं और वो सीधा अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आए, उनकी गाड़ी रुकी और उन्होंने हम लोगों की तरफ देखा और हम लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, और कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी? जन्माष्टमी मनाई आप लोगों ने? मैंने कहा हाँ सर, बहुत अच्छे से मनाई। तो उनका जवाब था जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण उन्होंने जवाब दिया, सबने जय श्री कृष्ण सबने कहा, वापस जवाब दे दिया। वापस जैसे लोग राधे राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, वैसे उन्होंने जय श्री कृष्ण कहा। हमने भी कहा जय श्री कृष्ण सर। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद भगवान कृष्ण के नाम से नेमसेक सीपी राधाकृष्णन वो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो गए। तो आप सोचिए कि हिंट वो पहले ही देके चले गए थे, जय श्री कृष्ण। मतलब वो आप सूत्रों के हवाले से कर सकते थे, पर आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि प्रधानमंत्री आपके सूत्र हो जाएंगे। लेकिन वहां तक निगाह जाती भी तो नहीं, इसीलिए कहते हैं है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। तो वहाँ नज़र वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। बाद में पता चलता है कि हमारे सामने तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, और पहचान नहीं पाए। तो यही हाल हो गया था पीयूष का भी। बाद में सब लोग डिस्कस कर रहे थे, अरे प्रधानमंत्री बोल के कहते हैं जय श्री कृष्ण। और जहाँ तक मौसमी बातें जन्मदिन की होती है ना, तो कई लोग तय करते हैं कि अपना जन्मदिन सादगी से मनाएं। कई बार जिस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने भी तय किया कि देश में बड़ी त्रासदी हो गई है तो जन्मदिन हम सादगी से मनाएं। तो लेकिन फिर जन्मदिन के भी बड़े मायने होते हैं। जैसे आप देखिए कि राहुल बताएंगे आपको, इनसे पूछिए, एक जन्मदिन स्पेशलिस्ट है इनके पास जिनको ये जानते हैं। वो राज राहुल जो है धीरे से खोलेंगे। एक शख्स है जो जन्मदिन स्पेशलिस्ट है, हर एक का जन्मदिन कैसे मनाना है और कैसे हर एक नहीं,
कांग्रेस में हाँ, टॉप लीडरशिप कांग्रेस, हाँ, आरजी से पूछेंगे तो आरजी ही बताएंगे ना। तो जन्मदिन स्पेशलिस्ट जिसकी बात मौसमी जी कर रही हैं, हाँ। उनका नाम है जगदीश शर्मा। अच्छा, वो वाक्य में ही जन्मदिन स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट है वो, सेलिब्रेशन एक्सपर्ट भी लगता है। हाँ। जगदीश की जगह जन्मदिन शर्मा भी रखते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उनकी खासियत क्या है कि गांधी परिवार में किसी का भी जन्मदिन हो या कोई भी माइलस्टोन है परिवार का, उस दिन वो एक बड़ा सा केक लेकर और बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वो 10 जनपद के बाहर या 24 अकबर रोड के बाहर, और ऐसे नहीं, ढोल नगाड़े लेकर आते हैं वो। अच्छा, हाँ, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, पूरा पैकेज चलता है उनके साथ में। पैकेज, अच्छा, हाँ, आप कभी बुक कराना हो तो कई बार तो ऐसा होता है। अच्छा राहुल, अपनी बात कर ले, एक बात बता, कई बार ऐसा होता है कि वही जगदीश शर्मा, मैंने भी कवर किया इससे पहले, तो वही जगदीश शर्मा भी कवर कर लिया। वही जगदीश शर्मा क्या करते हैं कि पहले ढोल लगाने सब बच गए, बाद में मतलब पार्टी हार गई। ऐसा हुआ था इलेक्शन रिजल्ट के दिन, ऐसा हुआ था हरियाणा के दिन। नहीं, तब फिर बोले ईवीएम। तो 2 सेट में वो लेके आते हैं ना। सॉरी, मैं स्टोरी कट कर दी बीच में कि आखिरी में ईवीएम वाला वो प्लेकार्ड भी लेके नहीं, वो उनकी गाड़ी में सब पड़ा रहता है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये भी होता है, लोकतंत्र की जीत, राहुल गांधी की जीत, ये भी, दोनों तरह, हर तरह के जो प्ले कार्ड्स हैं उनकी गाड़ी के अंदर होते हैं। और बहुत कमाल के कैरेक्टर हैं। सुबह, अच्छा, वो इतने समझदार व्यक्ति हैं, वो सुबह आते हैं 7 बजे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भाई कितने बजे वोटिंग काउंटिंग शुरू होगी। मीडिया अच्छा, कब रिपोर्टर के पास आएगा एंकर, क्योंकि इसके बाद तो नहीं आएगा। उनको पता है 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्टर के पास नहीं आएंगे, तो वो 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे शुरुआत की जो टिक टैक और ये करने की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट इंटरव्यू, वो सारा वो सब वो आपका निपटा देंगे। हारने और जीतने दोनों का मटेरियल होता है। हाँ, हमेशा उनके पास होता है। 30-50 चैनल को इंटरव्यू देंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे। कर्नाटक भी अच्छी तरह जानती है उनके, कर्नाटक में हवन से हनुमान तक की व्यवस्था थी उनके पास, पूरा उनके पास। अच्छा, आप अपनी कहानी पूरी करिए। हाँ, पहले कहानी पूरी तो करिए ना। वो हमेशा क्या करते हैं, कभी भी कुछ होता है तो वो अपना सामान लेकर आते हैं, लगाते हैं, घुमाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं। उनका करियर शुरू हुआ पोस्टर लगाने से, ऐसा कहते हैं कि वो रात को पोस्टर लगाया करते थे, फिर किसी ने उनको स्पॉट किया, फिर वो पार्टी में ऊपर जाते रहे। लेकिन वो वाक्य के अंदर ही इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो जन्मदिन स्पेशलिस्ट हैं और वो संपूर्ण सामग्री अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके पास एक पंडित जी भी हैं हवन, जो अगर जरूरत पड़े, अगर लगे कि स्थिति बहुत खराब हो रही है और भगवान का आशीर्वाद चाहिए पार्टी को, तो हवन भी करा देते हैं। तो वो हवन भी ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली करवा सकते हैं, बम पटाखे चलवा सकते हैं, प्रदर्शन भी करवा सकते हैं, प्रदर्शन भी कर देते हैं वो, ईवीएम हटाओ देश बचाओ वाला, वो सब कुछ कर सकते वो हैं। एक सेना के सेनापति भी हैं। हाँ, राहुल प्रियंका सेना है। रॉबर्ट सेना भी एक बार शायद कुछ, रॉबर्ट वाड्रा कभी के भी वो बहुत ज्यादा हितैषी हैं, तो वो लगातार, शायद मुझे लगता है उनकी टीम से ही है। नहीं, मतलब वो लगातार, वो उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो खड़े रहते हैं उनके साथ, उनके काफी क्लोज एड हैं वो। पर दिलचस्प बात इसमें ये है कि एक बार वो लाइव पे मेरे साथ, अब हम ओवरडोज हो गया, हर जगह हम एक लाइव उनके साथ कर चुके थे, फिर दूसरे लाइव में भी जगदीश जी नजर आ रहे थे, तो हमने बोला, अरे जगदीश जी, जब आपके पास आना होगा आ जाएंगे। हमने बोला, हर लाइव में आप खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, आप तो इतने पुराने हैं, ऐसे मत करिए। तो फिर उनको समझ में आ गया कि मौसमी का फ्यूज आउट हो गया, थोड़ी देर बाद ही आना पड़ेगा। कई बार तो मैंने देखा है कि जब सोनिया गांधी या जिस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो उस समय कई बार ये यूपीए की सरकार में कहते थे कि इतनी बड़ी त्रासदी देश में हुई है तो हम जन्मदिन ऐसे नहीं मनाएंगे। फिर भी जगदीश शर्मा 2-3 ट्रक वरक लेके और 24 अकबर रोड के आगे से घुमाने फिराना जरूर करते थे, और नगाड़े उगाड़े लेके बजा के, बोले ठीक है मुख्यालय के अंदर नहीं आएंगे लेकिन बाहर तो हम करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को एक बार जब समन किया था ईडी ने, तब भी शायद वो पहुंच गए थे वहां पर। तो वो ये कहते हैं कि आप मत मनाओ, हमें तो मनाने दो। नहीं संजय जी, दरअसल असली बात ये भी है कि आजकल आतिशबाजी का जिक्र हो रहा है, वो आतिशबाजी भी रखते हैं, फुलझड़ी बम भी रखते हैं, चटाई भी रखते हैं, जितनी धुआंधार जीत होती। हम बोले, अभी तो आप बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया है कांग्रेस ने, अब आप बोल रहे हैं ईवीएम, और तो
हार गए तो उन्होंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर लिया पार्टी ने, लड्डू भी बांट दिया आपने, रुक तो जाते लड्डू बांटने के लिए। अच्छा नेताओं से अंदर पूछो, सारे बड़े बड़े नेता पार्टी के अंदर बैठे होते हैं तो हम बोलते हैं अरे मना कीजिए ना, अभी तो शुरुआती दौर है, आप लोग छोटा, अरे चलने दीजिए। कार्यकर्ताओं की भावना है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मौसमी जी ने। ये मुझे याद है हरियाणा के समय, हरियाणा के अंदर क्योंकि पहले ही आतिशबाजियां हो गई और सब कुछ हो गया, तो लोगों ने कहा कि आप अब स्थिति बदल रही है, थोड़ा मना करिए इनको कि पटाखे नाच रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हम क्या मना करें, कार्यकर्ताओं की भावना है तो इसमें तो हम रोक नहीं सकते, सड़क पर चला रहे हैं चलाने दीजिए। तो पार्टी भी उनको ऐसा नहीं है कि उनको नेगेटिवली लेती है, वो चाहती है कि हाँ भाई कोई व्यक्ति आए, कम से कम माहौल तो बना के रखे, धूम धड़ाका, रौनक तो लगा के रखे कम से कम बाहर। हाइड्रोजन बम का नाम जगदीश शर्मा ने नहीं दिया, उन्होंने तो नहीं दिया कहीं। नहीं उन्होंने नहीं। अब हाइड्रोजन बम की भी बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, कई लोग मतलब मैंने इतिहास में नजर घुमाई तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं दक्षिण में, खास तौर से तुलादान की परंपरा है, जन्मदिन पर लोग अपने वजन के बराबर अनाज या राजा महाराजा पहले सोना चांदी कुछ ऐसी चीज़ें गरीबों में बांटते थे या अनाज बांटते थे। तो अभी मैंने देखा कि 2023 के 2-3 इंसिडेंट मिले मुझे, अच्छा, जिसमें छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो उनका जन्मदिन था, उनके बेटे का जन्मदिन आया पहले जुलाई में, तो उनको टमाटरों से तोला गया। बताइए, टमाटर ही कारण ये बताया गया कि भाई लड्डू 200-250 रुपए किलो हैं और टमाटर 150 रुपए किलो बिक रहे थे। वाह, टमाटर नहीं सोना है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि लड्डू से तो किसी को परहेज हो सकता, टमाटर से किसको परहेज है? तो टमाटर से तोला, मतलब उस समय टमाटर से तोलना एक अपने आप में शान की बात थी। और फिर भूपेश बघेल जी का जन्मदिन आया तो उस समय किसानों ने उनको धान से तोला, क्योंकि उस समय धान की एमएसपी सरकार ने बढ़ाई थी, तो उसकी कृतज्ञता जताने को किसान उस पर आए। अभी लालू यादव का 78वां जन्मदिन था, 78 किलो का केक आया। अब उसको चाकू से काटने में तो उसको पता ही नहीं चलेगा केक को कि वो कट भी रहा है। भाई बटे और कटे तो पता तो चले। तो उन्होंने तलवार से काटा। उसके वीडियो आए तलवार से केक काटते हुए के। तो नहीं भाई संजय जी तलवार से काटा, तो फिर उसके बाद सारे पीसेस भी तलवार से ही किया? नहीं, लोगों ने फिर वो हाथ से ही खाए होंगे, क्योंकि वो तो तलवार उसमें डाल के। और एक बार मायावती जी के बर्थडे पे मायावती जी के बर्थडे के बाद वहां पर केक का एक दाना भी नहीं बचा था। लूट मार बच गई थी वो जब उन्होंने नोटों की माला पहनी थी शायद। हाँ, हालांकि एक किस्सा है मायावती जी का तो नहीं, सिद्धारमैया का। मुझे अभी बर्थडे का आप सब जिक्र कर रहे थे, सिद्धारमैया जी का बर्थडे था और दावनगिरी एक जगह है वहां पर, दावनगिरी एक जगह है वहां पर कार्यक्रम रखा गया उनके जन्मदिन के लिए। तब सत्ता में नहीं थी कांग्रेस। इतने लोग आए कि राहुल गांधी खुद 5 घंटे जाम में फंसे रहे। और उनके करीबी किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसी दिन राहुल गांधी ने फैसला कर लिया था अगर सरकार आएगी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, उसी दिन इतने लोगों के, ये वो व्यक्ति इतना ज्यादा पॉपुलर है कि लाखों लोग वहां पर पहुंच गए दावनगिरी। अगर आप देखें अगर तस्वीरों में तो आपको मिल भी जाएंगी वो तस्वीर। ये जो है तो आगे से अब कांग्रेस में नेता ऐसे लगा देंगे होर्ड कि बर्थडे के दिन जाम लगे, एटलीस्ट राहुल गांधी नहीं राहुल गांधी को सोचिए पास मिलता है, उनके आगे पायलट कार चलती है, उनको पैसेज मिलता है, उसके बावजूद वो कई घंटों तक उसके अंदर फंसे रहे। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर चर्चाएं चल रही थी तो हम अमूमन क्या करते हैं, उन सभी मंत्रियों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और मंत्रियों से उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रधानमंत्री के साथ काम करने का। तो एक बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं। एक जोक मारा था एक कांग्रेसी ने, बता दूं बस, वो प्रधानमंत्री का अभी आप बोल रहे थे ना कि जो इतने सारी विशेष आती हैं कैसे क्या ये कोई करता है करवाता है, तो एक नेता ने कहा कि बहुत सारे देशों का नाम तो मुझे उसी दिन पता लगता है जिस दिन प्रधानमंत्री जन्मदिन होता है क्योंकि इतने सारे लोग विश करते हैं। स्वाजीलैंड के राष्ट्रपति ने कर दिया या इतने सारे मुल्क के जो हेड ऑफ द स्टेट्स करते हैं, कह रहा है मुझे उसी दिन पता लगता है कि ये देश भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मैसेज को लेकर भी महाभारत मचा हुआ है। किसने मैसेज किया? कांग्रेस में कौन नेता थे जो प्रधानमंत्री को पहले विश करने के लिए जिन्होंने होड़ लगा रखी थी, और मैसेज पर क्या रिप्लाई आया उसे लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तो और इसके अलावा अमित के पास एक और
सवाल कहें, किस्सा कहें, जो है आपका नहीं, बड़ा बहुत चर्चा हो रही है इस पे। हुआ क्या कि जब देश दुनिया से सब जगह से मैसेज आ रहा था, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री का 75th बर्थडे था, तो बीजेपी में और बाकी पार्टियों में भी लोग विश करना चाह रहे थे, लेकिन ट्विटर पे बहुत सवाल चल रहा था कि जो ग्रैंड मास्टर रहे, चेस मास्टर रहे, विश्वनाथन आनंद जी हैं, वो अपने ही ट्वीट पे खुद ही का नाम लिख के क्यों ट्वीट कर रहे हैं, विश्वनाथन आनंद जी, और फिर नीचे पीएम के लिए पूरा का पूरा ये कब मैसेज है, बर्थडे का मैसेज है ये। उनका ट्वीट में ऊपर नाम लिखा हुआ है और नीचे पूरा टेक्स्ट है। अब पीयूष, इस पे क्या रोशनी डाल सकते हो तुम कि ऐसा कहाँ क्या गड़बड़ हो गया? नहीं, गड़बड़ उन्होंने नहीं, खुद ही अपना नाम क्यों लिख दिया? नहीं, कई बार उन्होंने आदमी अपना ही नाम लिख दिया, अपना ही नाम लिख दिया, अपने ही ट्वीट पे लिख दिया। नहीं, कई बार क्या होता है, हम कोई पोस्ट लिखते हैं, अब हम लोग खुद भी अपने आर्टिकल लिखते हैं, तो कई बार कुछ एडिशनल चीजें लिखते हैं, उसको एडिट कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो आर्टिकल लिख रहे थे बाई लाइन के साथ। नहीं उसका चैट जीपीटी हो गया। जी, अपने नाम के साथ जी कौन लगाता है? अपन ही नहीं लगाते तो कौन लगाता है? नहीं, थर्ड वो पर्सन में बात कर रहे थे वो खुद ही से हाँ। ट्वीट उसका हो गया चैट जीपीटी जी। बोला ना, एक बार एक बच्चे को मास्टर जी ने फोन किया, तो बोलो हेलो मैं मास्टर जी बोल रहा हूँ, बोले जी मैं लगाऊंगा, आप मत लगाइए। नहीं वैसे पीयूष मुस्कुरा रहे हैं, और भी लोग जो है उन्होंने भी ऐसे लिख दिया क्या, शशि थरूर जी? अच्छा, थरूर साहब ने भी लिखा। अच्छा, राहुल गांधी एक लाइन की बधाई देते हैं प्रधानमंत्री को, विशिंग प्राइम मिनिस्टर अ वेरी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। कटसी है का उन्होंने किया। थरूर साहब ने पूरा एक मैसेज 4-5 लाइन का लिखा है, उसमें आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है कि मे यू कंटिन्यू टू सर्व दिस नेशन, ऐसे करके उन्होंने लिखा। हाँ, 2029 का आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जैसे एक बारी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था पार्लियामेंट के अंदर, हाँ, याद है आपको? हाँ, आखिरी सेशन में। हाँ। तो इसको लेकर भी कांग्रेस में बड़ा चर्चा है कि देखिए बड़ा होड़ है, बढ़ बढ़कर लोग जो है वो कर रहे हैं, और जबकि अभी तो इतनी खार चल रही है, आप सब जानते हैं। हालांकि मानिकम टैगोर को इस बात का गुस्सा है कि प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया राहुल गांधी को जब उन्होंने विश किया, जबकि उन्होंने स्क्रीनशॉट डाल के दिखाया कि देखिए जब आपने हमें विश किया था, मतलब जब प्रधानमंत्री को, हाँ, तो हमने उनको एक्नॉलेज किया था, लेकिन आपने एक्नॉलेज नहीं किया। तो इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, पर ये तो दिलचस्प हो गया कि शशि थरूर साहब ने ये लिख दिया कि मे यू कंटिन्यू टू सर्व द नेशन। अब उसमें ये भी लिख देते एंड अदर्स आल्सो जॉइन यू, तो पूरा कोरम ही पूरा हो जाता। और राहुल गांधी के जन्मदिन का किस्सा जो है, राहुल गांधी का जन्मदिन हर बारी खबर सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि उनके जन्मदिन पर कांग्रेसियों से ज्यादा बीजेपी की नजर रहते हैं कि राहुल गांधी अपने जन्मदिन पे है कि नहीं। दूरबीन से जो है बिल्कुल कि दूरबीन लगाए बैठे रहते हैं बीजेपी वाले कि जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकले और ये देखिए फिर चले गए। आपने बीजेपी वाली की बात की, ये भी परसों हम किसी एक बीजेपी नेता के साथ बैठे थे, उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी मालदीव्स जा रहे हैं, म्यांमार जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे एक्ट कर रहे हैं। हाँ, उनकी कुछ खामियां हैं, उस पर जरूर आप कमेंट करिए। पीयूष, चिट भी मेरी पट भी मेरी। सारी तस्वीरें आपने राहुल गांधी की अभी जब वो गए, नहीं बड़े बदले अंदाज, ये बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े बीजेपी के जो अंदाज हैं बड़े बदले हैं। मतलब यही 3 साल पहले हाहाकार मच जाता था कि राहुल गांधी विदेश, राहुल गांधी विदेश, राहुल गांधी घूम रहे हैं, राहुल गांधी। और अब जो पीयूष कह रहे हैं वो भी दिलचस्प है, क्योंकि हमें भी एक नेता ने बीजेपी के बोला, तो ये दिलचस्प है ना कि भाई आप कह रहे हैं कि नेता कहीं भी जाएं 24 घंटे, पर्सनल लाइफ। हाँ, और ये बड़े बीजेपी नेता हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि दैट्स हिज पर्सनल लाइफ, वो कुछ भी करें, कहीं भी जाए घूमने के लिए, लेकिन उस पर कमेंट बाजी ये बदलते सियासी समीकरण या सियासत का वो है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी बात। मैं ये कह रही थी कि इस बार जब राहुल गांधी का जन्मदिन हुआ संजय जी, तो राहुल गांधी विदेश में नहीं थे, और यूजुअली ना उनको वो पैराफर्नेलिया और हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब मैंने नहीं देखा है, मतलब 10-15 साल में। अब फिर कोई कहेगा कि मैं राहुल चालीसा पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मैटर ऑफ फैक्ट कोट कर रही हूँ।
तो नहीं होता है ये, या क्योंकि एक शिष्टाचार होता है, आपका जन्मदिन है, आप नेता विपक्ष हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो अगर आप रहते हैं तो कई कार्यकर्ता आपको विश करना चाहते हैं। जैसे पीएम साहब 24 घंटे अंडर स्पॉटलाइट थे ना अपने जन्मदिन पे, तो इस बार राहुल गांधी नहीं गए। तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे पत्रकार कि ये भी नई बात है कि जैसे कि इन्होंने बोला ना, ये भी नई बात है कि राहुल गांधी विदेश जाएं तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, 24 घंटे दूरबीन से नजर नहीं रखेंगे। तो ये भी नई बात है कि अपने जन्मदिन पे राहुल गांधी पार्टी दफ्तर गए, 1 घंटे तमाम नेताओं के साथ बैठे, वो केक वेक आया था वहाँ पे, उन्होंने केक काटा, खरगे साहब के साथ रहे, और फिर मतलब कि तो बहुत सारा मौसम जो सियासी मौसम है वो बदल रहा है। अमित, हाँ, एक चीज़ और इससे मुझे कार्यकर्ताओं वाली बात पे एकदम से याद आई कि आमतौर पे पार्टी के मुखिया के जन्मदिन पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं में होड़ होती है कि जाके हम केक कटवा दें, पोस्टर लगवा दें। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक बार की, जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला था उस समय का, तो एक नेता हैं, उनके बर्थडे पे पोस्टर आपको दिल्ली के हर चौक चौराहे पे मिलेगा, दिल्ली के बाहर एनसीआर में हर गांव तक चौक चौराहे पे लगा हुआ था, और दिल्ली ही नहीं गोवा में पोस्टर लगे हुए थे हैप्पी बर्थडे के। और यहाँ से कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता गोवा जा रहे थे केक लेके कि केक कटवा दे हैं। ये कौन नेता थे? ये कौन नेता थे? ये पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब में से कोई नहीं थे। हो ही नहीं सकता। दुर्गेश पाठक। क्यों को आए? दुर्गेश पाठक जो है वो गोवा के इंचार्ज थे उस वक्त, और एमसीडी के इंचार्ज थे, और एमसीडी का चुनाव होने वाला था दिल्ली में। तो जो टिकटार्थी थे उन लोगों ने सोचा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है नंबर बनाने की। तो जब दिल्ली में पोस्टर वोस्टर उन्होंने 15 दिन पहले लगा दिया, फिर उनको पता चला कि बॉस तो यहाँ है ही नहीं, बॉस तो गोवा में है, क्योंकि गोवा का भी इंचार्ज है। तो बाकायदा मैं बता रहा हूँ, केक कटाने की होड़ यहाँ से कोई फ्लाइट लेके गया, कोई ट्रेन लेके गया, जिसका जो सिस्टम बन पाया वहां पहुंचा। किसका केक कटा किसका नहीं कटा पता नहीं, लेकिन टिकट तो बहुतों का कटा था जो लोग केक कटवाने। उसके बाद पोस्टर्स जो लगाए थे वो लेके गए यहाँ से जो पोस्टर्स लगाए थे नहीं, वहां नहीं लगा दिए गए हमें। उसके बाद जो 2 साल हुए उसमें फिर वो केक वाले पहुंचे फिर जहां दुर्गेश पाठक, मुझे लगता है केक का ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। नहीं, ये जो बता रहे हैं ना कि टिकट लेके गए, हाँ, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता है जो बाहर मर्सिडीज अपनी उतरते हैं, फिर ऑटो लेके जो है पार्टी आला कमान के पास पहुंचते हैं या रिक्शा लेके पहुंचते हैं, और घड़ी भी होती है तो उतार देते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल गरीब और बिल्कुल सादगी भरा अंदाज में मिलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगे कपड़े पहन लिए और मर्सिडीज में घुस गए तो चले आए तो उनका पत्ता कट जाएगा। बस की टिकट लेकर वहां चले जाते थे मोतीलाल वोरा जी के पास में कि सर ये कैश कर दीजिए इसको। 10 रुपए वोरा जी है, ताकि रजिस्टर हो। हाँ, ताकि रजिस्टर हो कि देखिए मैं बस में आया। नहीं रजिस्टर नहीं हो। वोरा जी के बारे में जो जानता है, मोतीलाल वोरा साहब जो थे, वो वोरा जी को हम लोग दद्दू कहते थे। वो कांग्रेस के खजांची थे या ट्रेजरर आप कह लीजिए फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उनकी यूएसपी ये थी, संजय जी, मैं छोटी सी बात में ख़त्म करूँगी कि अगर आपने चाय मंगाई कि दद्दू चाय तो आप पिलाएंगे, और आपने फिर वो चाय मंगाई और वो चाय आई, और हाँ जल्दी आ जाइए लाइव पे जल्दी आ जाइए। तो हम बोलते थे सर अभी आ रही हूँ लाइव करके। नहीं, चाय मंगाई है, अभी आधी खत्म हुई, पूरी पी के जाओ। मतलब अगर पार्टी का पैसा 10 रुपए खर्च हुआ है तो पूरी वसूली वो लेंगे कि भाई चाय पियो, वरना अगली बार मैं नहीं मंगाऊंगा, पूरी पी के जाओ। तो हम लोग को लाइव रोकना पड़ता था, और ऐसा मतलब लेमन टी मंगाते थे। तो लेमन टी के 10 रुपए दे देते उनको। एक किस्सा है एक किस्सा है ये, फिर कमेंट आएगा नीचे। नहीं पीयूष के ये मक्खन जो लगाते हैं ना लोग, कुछ लोग और कुछ नेता भी लगाते हैं, कार्यकर्ता भी लगाते हैं, पत्रकार भी लगा देते हैं। तो एक बारी शरद यादव के घर पे हम बैठे हुए थे, तो शरद यादव जी जो वो हैं तम्बाकू खाते थे, और उनके पास में एक पीकदान होता था, और वो सबको लेमन टी मंगाई उन लोगों ने। मैं भी वहाँ बैठा था, ये कुछ जर्नलिस्ट भी बैठे थे, कुछ कार्यकर्ता भी बैठे थे। तो एक पत्रकार ने कहा कि सर, ऐसे चढ़ाने के लिए उनको बोला कि सर पीएम मटेरियल हैं आप बिल्कुल
योग्य हैं कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने अपना वो जो पीक दान होता है वो उठाया, थूका और बोला, पूछा कितने सांसद है मेरे? 5। और तू मुझे पीएम बना, ऐसे ही बोलते थे। अगर आप सब लोग जानते हैं ऐसे ही बोलते थे, और तू मुझे पीएम बना रहा है। ये सब दुकान चमकाने की कहीं और, यहाँ पर नहीं। तो इतने खाटी व्यक्ति थे शरद यादव जी, वो इतने कमाल के नेता थे, ये सब हम जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि शरद यादव जी की बात हो रही है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू करने के लिए गए। मैं उस वक्त न्यूज़ एजेंसी में था एक, तो एक चैनल वाले आए और उन्होंने शुरू किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शरद पवार जी। तो शरद यादव पवार के दिया, तो शरद यादव जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही माइक लगा तब तक वो चुपचाप सुन रहे। जैसे ही माइक उन तक आया ना, कितना पढ़े लिखे हो तुम? कौन सी क्लास तक तुमने पढ़ाई लिखाई करी है? पत्रकार कहते हो अपने? वो ऐसे करते थे, पत्रकार कहते हो अपने आपको? शरद पवार नहीं, शरद यादव है। तो उन्होंने ये नहीं रोका, ये नहीं कहा कि हाँ भाई ठीक है, वो पत्रकार फ्रीज हो गया होगा भाई, लेकिन रीटेक कर लो या कुछ कर लो। उन्होंने क्या किया, उसका माइक अपने यहाँ तक आने तक पूरा अपनी बारी आने का इंतजार किया। जैसी माइक की तरफ देखा, और कितने पढ़े लिखे हो तुम, ये बताओ मुझको। कहाँ से अनपढ़ जाहिल ऐसे भगा दिया, और ऐसे भगा दिया, कहाँ से अनपढ़ जाहिल ऐसे करके धक्का दिया। मगर नहीं सर सॉरी, वो गलती से शरद पवार निकल गया, पढ़ के आओ फिर बात करना। तो अब जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैसेज पर महाभारत, इनसे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आगे आने वाले समय की, और अभी तक जो पटाखे चल रहे हैं यानी बमबारी हो रही है इस पर। लेकिन तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक चाय पानी पी के हम अपना ईंधन अपलोड कर लें और उसके बाद फिर आपसे किस्सा गोई का ये दौर जारी रहेगा। इजराइल बाप है और अमेरिका उसका बच्चा है। ये नहीं लगता कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है। इजराइल जो है वो अमेरिका को कुत्ते की लीश पे रखा हुआ है। कतर ने ये भी कहा है कि अगर आप इस तरह से हमला करते हैं हमास के नेताओं पर, तो फिर नेगोशिएशन कैसे होकर? अगर उन्हें छुड़ाना है तो बातचीत करनी पड़ेगी। जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक जो कंट्री जिन्होंने नहीं रोकी ये जंग, यानी वो भी उसमें गिल्टी गिने जाएंगे। भारत की कोई भूमिका कहीं कुछ दिखती हो? क्योंकि हम अरब देशों के साथ भी दोस्ती में हैं, हम इजराइल के साथ भी दोस्ती में हैं। हमें भी कुछ नेगोशिएशंस करवाने चाहिए थे और मुल्कों के, उससे हमारा स्टेटस थोड़ा सा बढ़ता है इंटरनेशनल अफेयर्स में। आइए अब हम बात करते हैं उन किस्सों की जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम, कहें तो तथाकथित हाइड्रोजन बम के बाद फिजा में गूंज रहे हैं, यानी उनकी धमक, चमक और गूंज कैसी है, जिस पर हम अपने रिपोर्टरों से बात करते हैं कि राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम है, राहुल आप ही बताइए कितना कामयाब रहा, कितना सटीक रहा? हाइड्रोजन बम का आप नाम क्यों दे रहे हैं? उन्होंने तो खुद ही नहीं दिया। वो तो पहली लाइन जो उन्होंने आकर बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि हाइड्रोजन बम नहीं है, वो बन रहा है, मसालों का मिश्रण चल रहा है, मिक्सचर चल रहा है, अभी आएगा, अभी आज नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि आप इसको ऐसे देखिए, ये एक कनेक्टिंग पीस ही है। राहुल गांधी ने पहले महादेवपुरा को लेकर एक खुलासा किया और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इस बार ही उन्होंने नाम नहीं लिया, इस बार उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का किसी का नाम नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर को बार बार बोलते रहे कि आप देखिए आप बचा रहे हैं वोट चोरों को, समवन इज ट्राइंग टू गेट वोटर्स डिलीटेड, उसमें समवन लिखा हुआ है, क्योंकि वो अभी वही कह रहे हैं कि मैंने, ये कौन लोग कर रहे हैं हमें तो पता नहीं है, लेकिन कोई कर रहा है और इलेक्शन कमीशन से हम मांग रहे हैं कि आप हमें आईपी एड्रेस आप हमें दीजिए, ये डिवाइसेस, इसमें कौन से लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं, ये कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ताकि हम इन लोगों को पकड़ सकें, क्योंकि ये एक अपराध है। तो ये कनेक्टिंग पीसी थी। हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जा रहा है कि अभी आएगा। उसमें शायद बनारस हो सकता है या और कोई लोकसभा हो सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली संजय जी, जो वो लोग थे जिनको राहुल गांधी ने खुद स्टेज पर बुलाया, उसमें सूर्यकांत नाम के एक व्यक्ति थे जिनके, हाँ, कर्नाटक के थे, हाँ, उनका लॉगिन से डिलीट किया गया वोट, ऐसा कोशिश की गई वोट डिलीट करने की, हाँ। और बबीता नाम की एक महिला थी जिनका वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे।
लेकिन आप देखिए, हम लोग उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनको आनंद फानंद में वहाँ से निकाल दिया गया। हमको मतलब उनकी एक, मुझे याद है, एक कोई कॉमन बाइट हुई थी सूर्यकांत जी की, उसके अलावा वो जो बाकी लोग थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और उसके बाद अब मैं अपना कम से कम बता सकता हूँ, और किसी का तो नहीं, मैं खुद कर्नाटका भवन गया फिर, क्योंकि ये तमाम लोगों को कर्नाटका भवन फिर लेकर जाया गया था। BR पाटिल साहब जो कैंडिडेट थे अलान से, वो भी वहाँ पर थे। मैं खुद गया कर्नाटका भवन, जब मेरे को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लोग वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर वो लोगों ने बात भी करी कन्नड़ मीडिया से, लेकिन फिर हम जैसे ही लोग पहुँचे, उनको गाड़ी में बिठाकर मेरे सामने, किसी ने उनको फ़ोन किया, मेरे सामने वो गाड़ी में से निकाल चल गए। भाई ऐसा क्या है? अगर ठीक है, अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि ये गाँव से आए हैं, तथाकथित मीडिया इनको फंसा देगी किसी मसले के ऊपर, तो आप एक दो लोगों को पॉलिश करके लेकर कम से कम उनको बता सकते हैं कि हाँ भी आपको कैसे बात करनी है मीडिया से, कम से कम वो बात कर पाएँ। लेकिन उनको एक्सेस ना देना, जबकि आप इतनी बड़ी आप आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप भी वहीं पर थी, आप बात कर पाए क्या? तो राहुल, आप ये कह रहे हो कि आप वहां गए कर्नाटका भवन में, और पहले तो हम वहीं थे, पहले तो वो लोग वहीं मौजूद थे, हम इंदिरा भवन के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, मैं भी था, ये भी थी। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनको एक कमरे के अंदर ले जाया गया और कहा कि नहीं हम बात कराते हैं। फिर वो गायब हो गए वहां से। उनको कर्नाटका भवन सिर्फ BR पाटिल साहब बचे, और कोई नहीं बचा। उसके बाद फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो कर्नाटका भवन गए हैं वो लोग। मैं कर्नाटका भवन भी पहुंचा, वहां से भी गायब कर दिए गए। तो वहां से आप बात करना चाह रहे थे और उनको कोई आया, फोन आया, और वो गाड़ी में एक व्यक्ति था वहां पर मौजूद, वो ये कोशिश इंश्योर कर रहा था कि ये नेशनल मीडिया से बात ना करें। अब शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम थी या क्या डर था, मेरे को नहीं पता, लेकिन कम से कम वो उनको बात नहीं करने दी गई। क्या आप बात कर पाए मौसमी जी? इसमें तो ये कहना चाहिए कि एले दिल और भी हैं, एले वफा और भी हैं, एक हम ही नहीं दुनिया में, दुनिया से खफा और भी हैं। तो राहुल तुम ही नहीं अकेले। आप दोनों वहां पर खड़े रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। बहुत सारे लोग थे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो भाई सूत्रधार के लिए मुश्किल ये होती है कि उसके किस्से कम चलते हैं, बाकी इनके चलते हैं। तो मैं भी अब लगे हाथ एक किस्सा तो बता ही देता हूँ। राहुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये मामला था वो डिलीशन का, उस समय भी योगेंद्र यादव और ये सारे लोग, जिस दिन उन्होंने बहस की थी, अपनी बात रखी थी, उस दिन 4-5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। जब एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग जो जिंदा हैं उनको आयोग ने मरा हुआ बताया है, 15 तो ला के दो हमें, तुम हजारों लाखों की बात कर रहे हो। तो ये 4-5 लोगों को लेके आए बिहार के, कोर्ट में खड़ा किया, बोले ये सारे लोग मौजूद हैं। कोर्ट ने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनका तो बाद में देखते। जब वो बाहर निकले तो हम लोगों ने उनसे बात की। तो पहले ही उनको लगा कि ऐसे मीडिया पूछ रहा है, तो उन्होंने जैसे ही हमने पूछा उससे कि भाई कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, आपको कैसे पता चला कि आपका नाम डेड वोटर्स की लिस्ट में शामिल है, तो उन्होंने कहा कि हमको सरकार से चिट्ठी आया था। तो मैंने कहा चिट्ठी, वोटर लिस्ट में तो अभी तक आया नहीं डेड लोगों का, ये तो अभी ड्राफ्ट है। तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी आया था। मैंने कहा चिट्ठी कहाँ है? तो जैसे ही पूछा चिट्ठी कहाँ, वकबक आ गए। उन्होंने उधर होगा, इधर नहीं आया, उधर है कहीं पर। तो जैसे ही हमने पूछा, वहां पर हाजीपुर के आरजेडी के एक नेता हैं इंजीनियर सुनील, ओके, वो हमें तो ज्यादा पता नहीं था, हमारे ब्यूरो ने वो वीडियो देख के बताया कि वो इंजीनियर सुनील है और उससे आरजेडी के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में वो उनका फाइनेंसर है, और वो उससे वहाँ की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो उनसे पूछताछ कर रही है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग देखिए समझा कीजिए, आप लोग काहे पीछे पड़े हुए हैं, जब ये लोग नहीं बात करना चाहते, तबीयत ठीक नहीं है, इनका माथा घूर रहा है। तो हमने कहा अरे, बोले गर्मी ना है, माथा घूर रहा है इसका। मैंने कहा अभी तो एसी से निकले हैं, 10 कदम भी चले नहीं है, माथा कैसे? वो सब हम नहीं जानते हैं, लोग बात नहीं ना बतियावे कहा अभी, अब सीधे सीधे चला जा। तो सारे चले गए। हमने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने बात नहीं करने दी। बाद में हमारे कान में आके एक नेता ने कहा कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोग को जाना है, तो इसलिए अभी लोग बात नहीं करेगा, जाने दे, बात समझा कीजिए आप लोग। तो ये स्थिति तो बेसिकली चाह रहे थे कि वो एक्सपोज ना हो, क्योंकि राहुल गांधी उसके बाद उनसे मिले, तमाम जो डेड वोटर्स हैं उनके साथ चाय पी, तो पूरी एक वो कैंपेन। अब ऐसा उसमें एक कड़ी ये है
कि विपक्ष को लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो घुमा देती है बात को। हाँ। वो लोग अब अपना कैमरा, उनके अपने पार्टी के अपने एंकर्स होते हैं, अपने रिपोर्टर्स होते हैं। एकदम से हमने देखा कि एक इवेंट पे तड़तड़ाते हुए एक रिपोर्टर लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, तो माइक ऐसा नहीं था मतलब कोई चैनल का। तो हमने कहा ये कौन से चैनल से? तो बोले ये कांग्रेस चैनल से। तो कांग्रेस का अपना पूरा चैनल है। और ये SIR से मुझे एक बात याद आती है कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं, हमने SIR पे पूरी स्टोरी की थी, मतलब ये वोट चोरी वाला जो चल रहा भी है। तो मतलब आलम ये था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे वो रिपोर्ट पे, क्योंकि हम लोग अपना बढ़ाते हैं, तो उन वरिष्ठ वकील का फ़ोन आया आपकी हियरिंग से पहले कि इस रिपोर्ट में आपके क्या क्या था मौसमी, ये हमने देखा, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो क्या क्या था डिटेल? तो ग्राउंड पे क्या घट रहा था बहुत सारे वकीलों को तो पता नहीं होता है, उनको तो दलील देनी है। और वो दलील कौन देगा? जैसे कि योगेंद्र यादव ज़मीन से जुड़े हैं, उनको पता है कि क्या ज़मीन पे घट रहा है। लेकिन बाकी लोग जो नेता हैं, कई BLAs भी नहीं दिख रहे थे, तो पार्टियों का फीडबैक उतना तगड़ा नहीं था। तो उन्होंने पूरा बाकायदे मुझसे पूछा कि आपकी रिपोर्ट में क्या है। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी मतलब वो कोर्ट में किस तरह से। मैंने बताया कि इतने मरे हुए लोगों को ज़िंदा दिखाया, इतने ज़िंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया, हमने ये पूरी रिपोर्ट की है। और अगले दिन हमने देखा कि सुर्खियों में वो बात उन वकील साहब ने कही थी, वो सुर्खियों में बात थी कि कई मरे लोग हैं वो ज़िंदा हैं, और एक गांव है जिसमें 12 लोग जो हैं जो मर गए हैं, उनका नाम है, और ये है ये। तो मतलब कि ये देखिए ना, मतलब सूत्रधार, जैसे कि आप सूत्रधार हैं और सूत्रों के बहुत मायने होते हैं। हाँ। संजय जी, और यहाँ पे राहुल, हर एक सूत्र वही नहीं होता जो कुछ नेता बताते हैं। हाँ, सूत्र सही में सूत्र भी होते हैं। तो राहुल गांधी के सूत्र के भी बहुत मायने हैं। राहुल गांधी ने कल मतलब कि जब मंच पर थे राहुल गांधी को मैंने गौर किया, तो राहुल गांधी ने बोला जो हाइड्रोजन बम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो कोई जो मुझे जानकारी मिली है, वो कोई एक वाराणसी नहीं है, या वो कोई हरियाणा नहीं है, वो कोई महाराष्ट्र नहीं है, वो सबका एक कोलैबोरेशन है। अच्छा, वो पूरा एक खाका तैयार हो रहा है, और सूत्र जो राहुल गांधी के हैं या टीम भीतरी सूत्र हैं, उनसे राहुल गांधी ने तो मंच पे बोला कि मैं चाहता हूं कि ब्लैक एंड वाइट में हो, तो उस पर जो है वो काम चल रहा है। और ये जो प्रेजेंटेशन PPT राहुल गांधी ने पार्ट 2 दिया, तो आपने देखा कि क्या अंतर था इस बारी। राहुल गांधी, जब आप लोग ने देखा होगा इस बारी जब राहुल गांधी आए मंच पे, तो वो माइक नहीं पकड़े थे जो अपने पहले प्रेजेंटेशन में। ही केम ऑल वायर्ड अप एंड लाइक जर्नलिस्ट, हम लोग अपना लेपल माइक लगाते हैं, तो हम लोग तो सामने ही लगा लेते हैं, ये वो अंदर से आए अपना वायर्ड अप, ऑडियो चेक हो रखा था। और उसके अलावा उन्होंने पूरा जो पोथा है खुलासे का, वो टेबल पे रखा, तो पूरी पोस्चरिंग हो रही है। उनकी लाल किताब पहले आ गई थी। पिछली बार राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन ऑपरेट नहीं किया था, इस बार राहुल गांधी ने अपना जो PPT है खुद उनके पास, वो नेक्स्ट स्लाइड बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही कर रहे थे। और एक और मैंने अंतर देखा, जो पिछली बार राहुल गांधी जब हम लोग ने इस बारी बोला उनसे कि वो अंग्रेजी में बोल गए, तो हमने किसी से पूछा कि पहले अंग्रेजी में क्यों बोल गए, तो बोले क्योंकि कर्नाटका का था, हमें लगा कि पहले हमें अंग्रेजी में बोलना। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, अमूमन जब राहुल गांधी से आप बोलिए कि हिंदी में भी बोल दीजिए तो कोई संक्षिप्त में बोल देता है। राहुल गांधी को पूरा प्रेजेंटेशन रटा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड आने से पहले ही राहुल गांधी उस स्लाइड के बारे में, अब आपको मैं टाइमलाइन बताता हूँ, फिर वो क्रोनोलॉजी वाला बताने वाले थे तो आगे चला गया, फिर वापस गए वो कि मतलब अमूमन अगर आपने खुद नहीं तैयार किया हो तो आप भूल जाते हैं ना। नहीं, अब मैं टाइमलाइन बताता हूँ, तो अगली स्लाइड पे चला गया, तो वापस वो क्रोनोलॉजी पे गए और उन्होंने, अच्छा उसी बीच मुझे एक BJP के बड़े नेता का बाद में फ़ोन आया, क्योंकि राहुल गांधी ने मंच पे ये बोल दिया कुछ ही देर में हम हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ेंगे। और दूसरी बात जब उन्होंने देर बोला तो हम लोग ने आपस में देखा देर, तो हमने कहा देर, तो फिर बोले हाँ कुछ ही देर में हाइड्रोजन बॉम्ब जो है हम करने वाले हैं, मैं ब्लैक एंड वाइट में चाहता हूँ, ये है वो है। फिर पीछे से किसी ने बोला, शायद उनने दिन बोला, दिन ऐसे बोला। तो मुझे एक BJP के बड़े नेता का फ़ोन आया
पूछने के लिए ये हाइड्रोजन बॉम्ब कितने घंटों में फूटने वाला है। तो मैंने कहा सर घंटों में नहीं फूटने वाला है। नहीं, उन्होंने बोला ना देर है, कितनी देर में दे। हम कह रहे सर वो गलती से बोल गए, वो उनका ये मतलब था कि अभी हम तैयार नहीं है, तो कितने दिन में फूटने वाला है। तो बोला अगर नहीं है टीम उनके पास काफी तो बोल दीजिए, हम ही लोग, अब हम ही अपने लोग को भेज देते हैं, उनका हेल्प कर देंगे। इसी बीच में कल जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पूछा गया उनसे सवाल कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, या आप कोई दलील क्यों नहीं दे देते, आप कोर्ट में इसको लेके मैटर, आपके पास जो एविडेंस है लेके चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि कल राहुल ने ये भी कहा, मौसमी जी ने ये भी कहा कि हमारा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है। और जो उन्होंने बात कही राहुल गांधी ने, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग एक बीजेपी के नेता के पास गए। हाँ। हमने कहा कि सर ऐसा कुछ है तो फिर डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल हो जाता है राहुल गांधी के खिलाफ, उनको इतना आरोप वो लगा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं हो जाता है। तो बीजेपी के नेता का ये साफ ये कहना था, करने दो ना, ये हमको भी सूट करता है। राहुल गांधी जो एक्चुअल मुद्दे हैं बिहार के, उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वहाँ पर जिस तरह से बाढ़ के हालात हो जाते हैं, इस पर जो विच एक्चुअली अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, उसके बारे में राहुल गांधी या आरजेडी के नेता में से कोई बात नहीं कर रहा है। वो लोग वोट चोरी एसआईआर की बात कर रहे हैं। इससे वो इनका ये भी कहना है, उस बीजेपी नेता का ये भी कहना है कि एसआईआर से तो वहाँ का कॉमन मैन खुश है, क्योंकि नाम तो आ गए ना। अब जिसका नाम आ गया वो तो वोट डालेगा ही जाके, और जबकि वो खुश भी होगा कि भाई मैं एक्चुअल नागरिक हूँ बिहार का, बड़ी लड़ाई जीत गया, मेरा नाम आ गया, मेरे को सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो तो खुश होगा। तो बीजेपी का ये कहना है कि इससे कुछ नहीं होता, हमको फायदा ही है, और ये हमको जो है नैरेटिव सेट करने की राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, जो करना है करें, और इससे आखिरी में धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि किस तरह से एनडीए को पूरा समर्थन मिलेगा। मौसमी ऐसा है कि मैं इससे पहले कि अमित के पास जाऊं, तैयारियां दोनों तरफ हैं। कांग्रेस हाइड्रोजन बम की पैकिंग करने में लगी है, उधर इलेक्शन कमीशन है वो भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ तैयार है। कि जैसे उधर से बम आएगा हम हवा में ही उसको रोक देंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने अपने सारे सीईओज को, खास करके राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इनको अलर्ट कर दिया है कि जो भी संभावित आंकड़े हों, जो भी सारी चीजें आपके पास है, उसको एकदम हाई अलर्ट पे रखिए। पहली बार ऐसा दिखा कि इधर आरोप आया और उधर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इलेक्शन कमीशन ने अपनी चीजें रिपोर्टरों को भेज दी, जो इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। 10-15 मिनट के अंदर आके गिर गया और ऑफिस को बताया। ऑफिस ने कहा कि राहुल गांधी का पीसी खत्म होने के बाद आप भी लाइव पे आ जाओ, ताकि इलेक्शन कमीशन का दोनों की चीजें जनता तक पहुंच जाएं। आप ही का लाइव हुआ, फिर मेरा नहीं हुआ। ये भी तो बहुत शिकायत है मुझे। 12:30 बजे का वक्त था, आधे घंटे तक हम खड़े रहे। हमारा हाइड्रोजन बम तो देखा ही नहीं है, तुम पहले ही अपना लाइव कर लेके बैठ गए। तो उसमें उनका ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से, हमने उनको बोला कि देखिए कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से ही, ये जैसा कि राहुल ने भी बताया कि उन्होंने बोल दिया कि हाइड्रोजन बम नहीं है, अभी तो ये कनेक्टिंग पीसी है। तो हमने कहा कि राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि टाइगर जिंदा है। तो उन्होंने कहा अरे जिंदा क्या है, अब तो ऐसा लग रहा कि टाइगर नकली है। क्योंकि उसकी सारी चीजों का तो हमारे पास तोड़ है। हम सब बता ही रहे, जो जानकारी वो अभी मांग रहे कि हफ्ते भर में दें, वो हम 2 साल पहले दे चुके हैं। संजय जी, पर चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं था। जो उसने जवाब दिया उसके तर्क मुझे समझ में नहीं आया। आप ये बताइए ना कि क्यों आप जांच में सहयोग नहीं कर सकते? लेकिन आप एक बात बताओ, अगर 6000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उनका ये कहना है कि हम एप्लीकेशन डालें, फॉर्म 7 भरने से तो नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन किसी का नाम कटा हो, वो आदमी सामने आए कि ऑनलाइन नाम कटा है। ऑनलाइन नाम कट ही नहीं सकता। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं, फॉर्म 6 डालते हैं इंक्लूड करने के लिए, फॉर्म 7 डालते हैं एक्सक्लूड करने के लिए। अगर मैंने कहा कि मौसमी सिंह यहां नहीं रहती, इसका नाम काटो, तो मौसमी सिंह आप तक इलेक्शन कमीशन का प्रक्रिया जो कहती है, आपको मैसेज आएगा। आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप बोलो कि नहीं मैं यहां रहती हूं, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए, तो फिर आपका नाम ऑनलाइन कोई काट नहीं सकता है। सीसीए कहते हैं कि अगर कोई डीएम एसडीएम नाम काटने में इन्वॉल्व होता है और वोटर जाके उसकी शिकायत कर दे, तो शायद डीएम एसडीएम की नौकरी तक जा सकती है, क्योंकि ये बहुत भयंकर अपराध है। लेकिन इसमें सवाल सर वही है, सॉरी, कि जो आरजी का क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर को लेके है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑटोमेशन पे चला गया, 36 सेकंड में 2 फॉर्म्स
फिल हो गए या 14 मिनट में 12 फॉर्म्स फिल हो गए, ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। और सर ये कंसर्न एक पार्टी तक नहीं है, अभी मैं वही डेटा लेके बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो तुम्हारे मेरे पास नई दिल्ली का भी कुछ है, गर्मा गर्म डेटा आया एकदम मेरे पास अभी सूत्रों के हवाले से ही, जो कुछ देर में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके बाद पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। अब देख लीजिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव इनसाइड हाँ, खबर दे क्या रहे हैं। हुआ कि आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा को लेकर ये कंप्लेंट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन के साथ। 17 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक दिल्ली में 5458 वोट काटने के एप्लीकेशंस सबमिट हुए। अचानक से चुनाव के ठीक पहले, आप ये मुश्किल से मतलब 1 महीने का भी समय नहीं है, 5400 वोट काटने का एप्लीकेशन फाइल हो गया। और ये तब हो रहा है जब ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का दावा है कि 42,000 वोट काटने का एप्लीकेशन पहले ही फाइल हो चुका था, मतलब डिलीट हो चुका था, डिलीशंस हो चुके थे। अब इसी टाइम पे एक तरफ डिलीशन के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, एक तरफ एडिशन के मास एप्लीकेशंस आ रहे हैं। 17 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक 13,111 वोट ऐड करने का एप्लीकेशन फाइल हुआ। इसको लेके इन्होंने कंप्लेंट किया कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है और कौन लोग हैं जो ये डिलीट करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। उसको लेकर अब क्योंकि जवाब तो आया नहीं था, तो एडिशन डिलीशन हुए भी या सिर्फ एप्लीकेशन आए थे? वो तो दिख रहा है नंबर्स में, आपको इलेक्टोरल रोल्स में भी दिख रहा है कि सब हुआ है। और इवेंचुअली आरटीआई का जवाब जो दिया है उन्होंने कि इस बाबत कोई एफआईआर दर्ज हुआ क्या डिलीशन को लेके, इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। उसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या ये मैटर किसी और अथॉरिटी को दिया गया था, उसका भी जवाब है नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ये क्या है? फिर उसका जब सवाल आया कि भाई क्या आपने इफ नो एक्शन वाज टेकन ऑन सेड लेटर काइंडली प्रोवाइड द रीजंस रिकॉर्डेड फॉर द सेम अलोंग विद रेलिवेंट फाइल नोटिंग्स, कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। इस सवाल का भी जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो ये आरटीआई कब लगाई गई थी? ये आरटीआई में हाँ, ये भी अपने दर्शकों से नहीं, लेकिन अगर IP ये एड्रेस 9 मांगे जा रहे सितंबर हैं- को जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने, 9 सितंबर को जवाब दिया 2025। हाँ अभी। हाँ। और इससे एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे वहां पे सोर्सेज ने फिर से इंडिकेट किया, मैं क्योंकि फैक्ट्स हैं थोड़े तो उसमें गड़बड़ ना हो जाए नंबर्स को लेके, इसलिए मैं नंबर्स को देख के कोट कर रहा हूं। मुझे बताया गया कि क्या आपने 2020 और 2025 के नई दिल्ली विधानसभा के आंकड़ों को देखा है, जिसको लेके इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी की वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। क्या वो एक्चुअली मतलब वाटर होल्ड करता है? वो नंबर्स जब मुझे भेजे गए, बताए गए, तो उसमें एक चीज बहुत स्टॉकिंग सामने आता है। वो ये है कि आपको अंदाजा लगाइए कि 2020 में जितना वोट पड़ा नई दिल्ली विधानसभा में परसेंटेज, और 2025 में जितना वोट परसेंटेज हुआ, इस बार वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है एंड वोट्स पोल्ड में गिरावट आई है। तो ये एक बहुत बड़ा मेट्रिक अपने आप में है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन वोटिंग पोल्ड जो है, वोट्स पोल्ड जो है वो नीचे जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके लोगों का इंटरनली जो इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारे वोटर्स की प्रोफाइलिंग हुई और पर्जिंग हुई। 42,000 के आसपास वोटर्स हमारे पहले ही उड़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से जब नंबर्स नीचे आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तो वोट्स पोल्ड डाउन आ रहा है। और आप नंबर पे अगर जाइएगा तो 2020 में अरविंद केजरीवाल को वहां पे 46,000 वोट मिले थे, बीजेपी को मिला था 25,000 वोट, और कांग्रेस के ऑलमोस्ट नोबडी कैंडिडेट ही बोलेंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऑलमोस्ट नोबडी कैंडिडेट से 3,000 वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल 46,000, बीजेपी 25,000 और कांग्रेस 3,000। ठीक है। मच सेलिब्रेटेड परवेश वर्मा जब इस बार चुनाव लड़े हैं वहां से, जिसको लेके मीडिया फ्रेंजी था बिल्कुल, परवेश वर्मा को कितने वोट मिले? 30,000 वोट मिले। यानी कि बीजेपी का भी जंप जो है वहां पे 5,000 का, ज्यादा नहीं है, 5,000 का जंप है। और कांग्रेस को कितना वोटों का इजाफा हुआ है? अगेन मच सेलिब्रेटेड कैंडिडेट, जिनको लेके ज्यादा नहीं मिला उनको, तो उनको मिला 45,000 वोट, 4500 वोट, 4500 4500 वोट, 1,500 वोट का इजाफा कांग्रेस को हुआ है।
तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वोट डिलीट ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से तो अरविंद केजरीवाल 46,000 से सीधे 26,000 पे आके गिरे हैं। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक ही पेज पे हैं इस मामले को लेकर। फिर भी दिल बिल्कुल जुदा है और बिल्कुल। तो इस पे क्या आम आदमी पार्टी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है? करी थी। आप राहुल गांधी और उनको एक ही मंच पे ले आइए, फिर डिलीशन वोटर तो फिर तो इनको एक साथ मुझे नहीं फिर से लड़ना इंडिया चाहिए। गठबंधन वाले रोल में आना पड़ेगा। लेकिन पंजाब का चुनाव सामने है। चलिए, लेकिन ये सर सीरियस मामला ये है कि इन इश्यूज को जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एड्रेस नहीं किया जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे मास डिलीशंस हो रहे हैं, और जब आपके एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के समय कह रहा है कि भाई वोट डिलीट हो गए हैं, वोटर प्रोफाइलिंग हो गई है, और उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि बाहर से लोग आए। इस बार अगर आप देखेंगे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, आपको बहुतायत में ऐसे लोग रैंडमली मिल रहे थे जिनका टोन, बात करने की टोन नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रोफाइलिंग वाले वोटर्स से थोड़ा मिसमैच खा रहा था। ये अगर आपके पिलंजी गांव में अगर वो टोन मिले तो मुझे समझ में आता है, वहां पे वोटर प्रोफाइलिंग अलग है। तो ये बहुत सवाल हैं जिसको मुझे लगता है बहुत सलीके से ईसीआई को एड्रेस करना पड़ेगा। ईसीआई का ये कहना है कि जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो समस्या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है और इतनी फुल प्रूफ प्रक्रिया है कि जिसमें संभव ही नहीं है कि बिना वोटर को पता लगे डिलीशन करना। ये वैसा ही है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये वैसा ही है जैसा ईवीएम पे सवाल उठाना, और वही है कि बिना वोटर को पता चले उसका नाम डिलीट हो जाना। खैर, ये प्रक्रिया तो अभी ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है ये बिहार चुनाव तक तो कम से कम चलेगा। उसके बाद नए पूरे देश में एसआईआर शुरू हो जाएगा, फिर ये राष्ट्रव्यापी मामला हो जाएगा। लेकिन अब हम राष्ट्रव्यापी से चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापी पे। अमित, हमारे सहयोगी जो पिछला एक पखवाड़ा काठमांडू और नेपाल के कई शहरों में बिताकर आए हैं, तो नेपाल में ये अपनी आंखों देखी आपको बताएंगे। तो अमित, अब आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, अब मंच आपके हवाले। पूरा खुला मैदान। और कोई जो देख नहीं रहा वो सुन भी रहा होगा, तो सुनने वालों के साथ भी शेयर कर लीजिए। हाँ, ये करते हैं। आंखों देखी कानों सुनी। एक ना मतलब मुझे लगता है कि पूरी कहानी बयां करें हम, लंबी चौड़ी कहानी है नेपाल की, लेकिन उसमें एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था हमारे पास, जब दिख गया कि नेपाल में सरकार जा चुकी है, खत्म हो गई है सरकार। अब ओली सरकार नहीं बचेगी, नेपाल कांग्रेस के नेताओं को यहाँ से भागना पड़ेगा। वो डिफाइनिंग मोमेंट ऐसा था कि मैं जिस पार्लियामेंट में आग लगाया गया वहाँ पे सुबह पहले रिपोर्टिंग कर रहा था, और रिपोर्टिंग करते करते प्रदर्शनकारी जेंजीज और वहाँ नेपाल आर्म्ड फोर्स जो है, पुलिस जो है, एपीएफ जिसको कहते हैं, एपीएफ के जवानों के बीच में बिल्कुल आमने सामने कब स्थिति। तो पहले जेंजीज बिल्कुल पार्लियामेंट के गेट पे थे, फिर उनको थोड़ा और धकेला, थोड़ा और धकेला, थोड़ा और धकेला। आर्मी आई, आर्मी के बस के नीचे जेंजी प्रदर्शनकारी लेट गए। आर्मी ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई, वहीं रुक गए, वहीं रुक गए। हाँ। फिर हम वहाँ से ट्रॉमा सेंटर गए, उन लोगों से मिले जिनको गोलियां लगी थी। उस ट्रॉमा सेंटर के ठीक बाहर नेशनल ट्रॉमा सेंटर नेपाल का काठमांडू के अंदर है, और एक तरफ आप मानो कि आपके बाएं हाथ में नेशनल ट्रॉमा सेंटर है और दाहिने हाथ में आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट है। इसको विजुअलाइज करा रहा हूँ मैं अपने जो लोग हमारे स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या फिर बाकी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, रिपोर्टर्स ऑफ एयर, उनके लिए। लेफ्ट हैंड पे आपके ट्रॉमा सेंटर है, राइट हैंड पे आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट है, और इन दोनों के बीच सड़क पे कटीले तारों से बैरिकेड बनाया हुआ रखा हुआ है। वहाँ आर्मी खड़ी है विद अप्रोप्रिएट वेपनरी, और हम जिस जगह पे खड़े हैं उससे कुछ दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे, क्योंकि हाइट थी, तो उस हाइट पे जेंजी प्रदर्शनकारियों के साथ नेपाल की आम आवाम एक एक करके पुलिस पोस्ट को तोड़ते हुए, आग लगाते हुए, और जहां ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट दिखता था वो आग के हवाले कर दिया जाता था। तो वी कुड हियर गन शॉट्स, टीयर गैस शेल्स, और मैं सुबह से ऑलरेडी बहुत कुछ देख के झेल के वहां तक पहुंचा था, ट्रॉमा सेंटर तक। तो जैसे वो भीड़ धीरे धीरे ट्रॉमा सेंटर की तरफ बढ़नी शुरू हुई, दूसरी तरफ वहाँ मैती घर है। मैती घर एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन है नेपाल के कल्चर के लिए। उस मैती घर की तरफ से आर्मर्ड व्हीकल्स आर्मी की आई,
आप वहीं पे थे? मैं वहीं बीच आप में किधर खड़े हुए थे? मैं ट्रॉमा सेंटर और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बीचों बीच खड़ा हूँ। वही वायर्स के पास? हाँ, वायर्स के साथ खड़ा हूँ जहां आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। जब आर्मर्ड व्हीकल्स आनी शुरू हुई तो हमें लगा कि अब यहाँ पे मामला एस्केलेट होगा, क्योंकि आर्मी आर्मर्ड व्हीकल्स है, उस पे टीयर गैस शेल्स, फायरिंग, सब चीज़ का व्यवस्था होता है। लेकिन वो जनजी प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे, धीरे 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 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुश्किल से 500 मीटर 400 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है उस बैरिकेड और जनजी प्रदर्शनकारियों के बीच। हम लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो स्थिति हमने देखी है, जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था जहां मैं खड़ा था, वहां पे गनशॉट से एक प्रदर्शनकारी के हेडशॉट लगा और वो मर गया था वहां पे। तो बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन थी, नेपाल कवरेज बहुत मुश्किल था। वहां से हम लोग ट्रॉमा सेंटर के पीछे लोहे के दरवाजे पे हम चले गए कि ये एक जगह है जहां से हम सब कुछ शूट कर सकते हैं। हमने क्या देखा, मैंने देखा कि अचानक से वो जो व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल थी, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खुले और आर्मर्ड व्हीकल्स आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर चले गए। प्रदर्शनकारी अब 100 मीटर की दूरी पे हैं बैरिकेड से, और वो बैरिकेड्स आर्मी एक पॉइंट पे 20% के लिए खोलती है, वेपन्स लेके साइड होती है, सारे प्रदर्शनकारी चल के वहां से निकल जाते हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं है आर्मी की तरफ से। जब सारे प्रदर्शनकारी निकल गए, फिर से बैरिकेड वापस अपनी जगह पे रख दिया गया। कुछ देर बाद हमने धुआं निकलता हुआ देखा, मैती घर के आसपास सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था। ये डिफाइनिंग मोमेंट था जहां पे नेपाल की सरकार, ओली सरकार खत्म हो गई थी। और फिर हमने देखा चॉपर्स हवा में उड़ते हुए, नेताओं को रस्सी डालकर नीचे से ऊपर उठाया गया, ये सब कुछ हुआ। और पार्लियामेंट हाउस आग के हवाले, जो सिंह दरबार है, जो आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल जगह थी, वो आग के हवाले लग गई। और फिर उसके बाद लेकिन दूसरे तीसरे दिन से इंडियन मीडिया के लिए मुश्किलें वहाँ बहुत बढ़ गई। पहले दिन तो फिर भी हम झेल गए। ऐसा क्यों हुआ? कई मतलब सारे इंडियन रिपोर्टर्स को मारा गया, पीटा गया वहाँ पर। ये इसमें दो तस्वीरें। इनफैक्ट जिस दिन शुरू हुआ, 9 तारीख को ही शुरू हुआ ये, तो 9 तारीख को जब ये शुरू हुआ, उस दिन एक प्राइवेट टीवी चैनल जो यहाँ का है, उसकी गाड़ी जला दी गई। उसके बाद एक और रिपोर्टर्स, महिला रिपोर्टर्स, पुरुष रिपोर्टर्स जो थे, उस चैनल में बहुत उनके साथ हैकलिंग हुई। एक और मीडिया नेटवर्क है इंडिया का, उनके साथ गाली गलौज हुई। इस सब के बीच सबसे बुरा वो हुआ प्रेसिडेंट हाउस में जब आगजनी हुई, उस वक्त शीतल निवास के अंदर। तो उस वक्त इंडियन एक प्राइवेट टीवी चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन अंदर थे। उनके साथ इतनी मारपीट हुई कि मुझे बताया गया कि बाद में एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल्स वहाँ पे भेजे, आर्म्ड फोर्सेस के, उनको रेस्क्यू करने के लिए। बहुत बुरी तरह से वो इंजर हुए थे। मैं उस दिन जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त क्योंकि मेरे ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया था कि गाड़ी अब यहाँ से मूव नहीं हो सकती, हम ऐसे स्पॉट पे थे, गौशाला एक इलाका था, वहाँ ज़बरदस्त आगजनी हुई थी और मैं खुद भागते हुए टीयर गैस शेल्स के थ्रू मैं बचा के निकल रहा था। तो फिर मैंने बाइक ली, बाइक से मैं गया सिंह दरबार की जगह पे, पैदल चलते हुए लगभग आधा काठमांडू कवर किया है मैंने। और सत्ता परिवर्तन उस पैदल चलने के दौर में हुआ, विक्ट्री परेड हुआ, विक्ट्री परेड के बाद आग लगाई गई थानों में। काठमांडू वैली पुलिस स्टेशन बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, उसमें उसको आग के हवाले किया गया। सब वॉक करके कर रहा था, मैंने लेपल लगा रखा था, मेरे पास माइक आईडी, हाँ, तो राहुल गांधी की तरह, अब जिसके भी तरह, लेकिन आम एक मोजो रिपोर्टर की तरह, क्योंकि कैमरामैन नहीं था मेरे पास। मैं खुद जा रहा था, दौड़ रहा था, तो मुझे नज़र भी रखनी पड़ रही थी कि कहाँ से फायरिंग हो रही है, कहाँ टीयर गैस शेल चल रहा है। अचानक से एक बाकायदा मेरे 5 बजे के आसपास की शायद रिपोर्ट है, जहाँ मैं दौड़ने लगा क्योंकि भीड़ दौड़ रही थी। आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। इंडियन मीडिया पे अटैक का जो मामला है, उसकी एक हिस्ट्री शुरू होती है अर्थक्वेक से। नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ, वो अर्थक्वेक से कहानी शुरू होती है। तो उस समय वहाँ लोगों के अंदर एक भावना आ गई कि इंडियन मीडिया ऐसा हमको शायद दिखा रहा है कि हम कटोरा लेके भारत के सामने खड़े हैं। मैं कवर करने गया था वहां पर, और उस समय लोगों के मन में ये था कि हम अपने आप को एस्टेब्लिश करने में सक्षम हैं। आप ये मत बताइए कि हमारा सब कुछ लुट गया है और ये हो गया है। और
तो ये तो उनका है, लेकिन ये क्रांति से लेके शांति तक के आप गवाह रहे वहाँ। और अब नई सरकार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ के प्रधानमंत्री से, नवनियुक्त प्रधानमंत्री से बात की है और ये कहा कि हम आपसे सहयोग, भारत पूरा सहयोग करेगा नेपाल को आगे बढ़ाने में, नेपाल के साथ साथ कंधे से कंधा मिला इसमें। लेकिन संजय जी एक चीज़ है जरूर हमको ऐड करना चाहिए कि संभवतः, और हमारे जितने एम्बेसी वाले लोग हैं, जितने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इस बात को नोट कर रहे होंगे। जैसे कहते हैं ना कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। नेपाल में जो जिंजी है वो न्यू नेपाल के सपने को साकार कर रहा है इस वक्त, और उस सपने में बड़ा भाई और छोटा भाई का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका है कि हम नेबर्स हैं, कल्चरली इंटरकनेक्टेड हैं, सनातनी हैं, लेकिन हमको आप टेबल पे बराबरी से बिठाओ, ऊपर नीचे का औधा मत रखो। वो समय गया। और प्राइड नेपालीज हैं, जब हम अपने राइट्स के लिए इस हद तक जाके लड़ सकते हैं कि गोली खाया हुआ लड़का वहां पार्लियामेंट के सामने खड़ा है, जिसका भाई अस्पताल में डेड बॉडी पड़ी है, वो पार्लियामेंट के सामने आके खड़ा हो गया है। तो वो अब चाह रहे हैं बराबरी से सम्मान का हक चाह रहे हैं हम लोगों से। इस पे शायद हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और नेपाल का जो पुराना राष्ट्रगीत था उसमें आखिरी लाइन यही थी कि पुकारो जय प्रेम ले हामी नेपाली सारा ले। तो अब ये चाहते हैं कि जय नेपाल का वो हो और नेपाल को भी बराबर का दर्जा मिले, क्योंकि ये भी संप्रभु राष्ट्र है। अब हम इस रिपोर्टर्स अफेयर के आखिरी चरण में हैं। आप लोग जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये इस कार्यक्रम को अपना पूरा स्नेह सहयोग देते हैं और साथ ही अपने खट्टे मीठे अनुभव शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं जताते हैं, बताते हैं। अब कुछ कमेंट्स हैं जो आप लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट करने के लिए, प्रेज करने के लिए, कई लोग अपना सुझाव भी देते हैं। गणेश चौधरी जी लिखते हैं कि ऐश्वर्या पालीवाल कंडक्ट्स दिस पॉडकास्ट वेरी वेल। शी डजंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, शी इंटरवीन्स when other participants recites शायरी instead of expressing their views on the given topic। ऐश्वर्या को ये तो ऐश्वर्या को ये कमेंट हम बताएंगे। और रवि शर्मा ने YouTube कमेंट में लिखा है कि हर फ्राइडे इंतजार रहता है इस पॉडकास्ट का। आप सभी रिपोर्टर्स की प्रस्तुति सुनने में बहुत मजा आता है, अंदरूनी खबर बताने का बेहतरीन पॉडकास्ट। धन्यवाद रवि शर्मा जी। संदीप जी लिखते हैं कि शानदार पॉडकास्ट, आप सभी रिपोर्टर्स की प्रस्तुति सुनने में आनंदमय एहसास होता है और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी जानकारी देने के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, महानुभाव पत्रकारों को। तो भाई संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सरफराज अंसारी जो लिखते हैं, सरफराज तो ये चाहते थे कि मौसमी आप ही इसको पढ़िए। अच्छा, तो आप हमारी तरफ से मौसमी जी आप ये मेरा कमेंट पढ़ देना। हाँ। अपना छोटा भाई समझकर। मैं अभी सिर्फ 12वीं पास आउट, फिर भी आपका प्रोग्राम देखता हूँ। भाई अफराज अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसमी जी तक आपकी बात पहुंचा दी गई है। एक चीज और की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ। खूब प्रोग्राम भी देखिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। मुस्तफ़ा साहब लिखते हैं कि वाचिंग इट फ्रॉम आयरलैंड, अ शो वर्थ वॉचिंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अरे कनाडा और आयरलैंड और या विदेश में हमारे बड़े समर्थक हैं। हाँ। और आखिर में आक्रोश भरा सवाल राजेश्वर जी पूछ रहे हैं कि वेयर इज पीयूष मिश्रा। ओहो, पीयूष भाई बहुत डिमांड है आपकी। यही वो खूनी वैशी दरिंदा है। नहीं सॉरी, यही वो जंजी है। वेयर इज पीयूष मिश्रा? पीयूष इज द मोस्ट एंटरटेनिंग जर्नलिस्ट ऑफ दिस शो। तो भाई पीयूष कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करना ही पड़ेगा। राजेश्वर जी आपकी जो शुभकामनाएं हैं या आपका जो भावनाएं हैं वो हमने सीधे भेज दी है। थैंक यू राजेश्वर जी। राजेश्वर जी का जवाब आप ही दीजिए। एंटरटेनमेंट तो करिए पहले। राजेश्वर जी देख रहे हैं आपकी चाय, ये आपने राहुल की चाय भी नहीं भरी, वो भी राहुल ने देखा है। तो आज तो चाय इसने नहीं पिलाई, तो आप किसी को भी नहीं पिलाई। तो आप लोग अपना स्नेह संजय जी 2 सेकंड लेंगे ना। देखिए राजेश्वर जी को और बाकी जो पीयूष के चाहने वाले उनको बता दिया जाए कि पीयूष बोलते ही नहीं बहुत अच्छा है, पीयूष डांस भी बहुत बेहतरीन करते हैं। जो इनके शूज हैं बिल्कुल जेंजी टाइप के, उसमें बहुत बेहतरीन डांस हैं। और पहले नाना करते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा पार्टी की जान भी यही होता है। तो किसी को क्लिप भी थोड़ा खर्चा करना पड़ता है पहले। रिपोर्टर्स ऑफ फेयर को अब हम लोग डांस का मंच तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा इनका भाव बढ़ाना पड़ता है। ये किस्सा गोई का मंच है
और इस पर जल्दी ही आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए, अपने सलाह, अपनी सारी चीज़ें, और आप इसको हमारे अलग अलग माध्यमों पर देख सकते हैं, जिसमें स्पॉटिफाई से देख सकते हैं, आज तक रेडियो पर आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यानी आप जिस भी माध्यम से इसे देखना चाहें, सुनना चाहें, इस पर अपने कमेंट, अपनी सलाह, अपना हमें डांट भी सकते हैं अगर कभी आपको लगता है कि ऐसा मसला है, तो उस पर आपके हर संदेश, हर सलाह हमारी सिर आंखों पर। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते अलग चर्चाओं के साथ, अलग किस्सों के साथ। तब तक नमस्ते। Reporters of